Very good morning to all of you. Welcome back to our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Here we are studying about chapter 1, chemical reactions and equations. In this chapter, we have already discussed about the chemical reactions and types of the chemical reactions. So, two types of the chemical reactions we have discussed. Combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर हम एक फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे करें तो जहां पे टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट they are known as combination reaction. Reaction 1.13 is an example of the combination reaction. Then second one we have discussed about decomposition reaction. Decomposition reaction में जहां पे आपके एक सिंगल प्रोडक्ट आपका डिकम्पोज होकर टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स आपको देता है, देन रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी पढ़े थे. एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब जहाँ पे आपकी हीट अब्जॉर्ब हो रही है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड. अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी एक के प्लेस पे कोई दूसरा आ रहा है. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एक्टिविटी 1.9 से और फिगर 1.8 की हेल्प से हम ये रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं. इसमें आपको करना क्या है, हमें 3 आयरन नेल्स लेनी है और उनको सैंड पेपर के साथ रब करके बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है. उसके बाद हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है. ये दोनों फिगर की हेल्प से हम देखेंगे. ये 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को ए मार्क कर देना है, दूसरी को बी मार्क कर देना है. दोनों में हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा है, मतलब एक टेस्ट ट्यूब को हम एज इट इज रख देंगे, और जो टेस्ट ट्यूब बी है हमारी जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है उसमें हम 2 नेल्स को डिप करेंगे. ये देखिए हमने थ्रेड की हेल्प से ये स्टैंड से इसको बांध दिया है और इन नेल्स को हमने इमर्स किया है इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और 20 मिनट्स तक हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे. आफ्टर 20 मिनट्स हम ये नेल्स को बाहर निकालेंगे और अब ये देखेंगे कि हमारा जो नेल्स के साथ क्या हुआ है और जो हमारा सॉल्यूशन है व्हाट हैपेंड विद द सॉल्यूशन. अब हम कंपेयर करेंगे. ये देखिए ये हमारा इनिशियल नेल था आयरन नेल, क्योंकि हमने 3 नेल्स लिए थे, 2 को डिप किया, एक हमने एज इट इज रख दिया ताकि हम कंपैरिजन कर सकें. यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं. ये हमारा वो आयरन नेल है जो ब्राउन कलर का हो गया है, जिसे हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया था और अभी बाहर निकाला है. ये हमारी 2 टेस्ट ट्यूब है. ये वो एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमारा एज इट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा है. ये हमारी बी टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शन होने के बाद ये हमारा जो सॉल्यूशन था उसका कलर चेंज हो गया है. अब ये देखेंगे हम कि ये हुआ क्या, जो ये कलर चेंज वाला फंडा आया है क्यों हुआ है, यही हमें देखना है. तो इसमें हमने ये देखा जो हमारा आयरन नेल है वो ब्राउनिश कलर का हो गया है, और ये जो हमारा कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो फेड हो गया है. तो कौन सी रिएक्शन हुई होगी ऐसे जिससे ये सब हुआ है, तो रिएक्शन ये हुई. ये हमारा आयरन सॉलिड था, इसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था. तो हुआ क्या कि आयरन ने कॉपर को धक्के मार के बाहर निकाला और सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बनाई. तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन में आ गया आयरन सल्फेट, कॉपर हमारा बाहर आ गया. तो ये देखिए क्योंकि आयरन आपका सॉलिड है, आपका पूरा, अभी देखिए ऐसे मत सोचना कि ये जो अब आपका आयरन नेल था ये पूरा कॉपर का हो गया होगा, नहीं. देखिए हुआ क्या, ये हमारा आयरन नेल है, इसमें से कुछ आयरन सॉल्यूशन में गया और सॉल्यूशन में आपका कॉपर सल्फेट था. तो सॉल्यूशन का सारा सॉल्यूशन आपका आयरन सल्फेट नहीं बनेगा. सॉल्यूशन में कुछ जो कॉपर्स आयन थे उनके साथ कुछ आयरन आयन यहाँ पे गया, और आयरन जो है कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने कॉपर को पुश किया जहां पे जितने आयरन वहां पे रिलीज हुए, और उस कॉपर सल्फेट की जगह जहां पे उसने कॉपर को पुश किया था जो सल्फेट आयन उसने फ्री किए उन सल्फेट आयन के साथ अपने आप को जोड़ लिया और बना दिया आयरन सल्फेट. तो अब ये देखिए अब जो हमारा सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि सारा का सारा कॉपर सल्फेट आपका आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हाँ क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारे कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे और बहुत सारे आयरन एटम भी यहाँ से निकल के आए होंगे, तो जितने आयरन के मतलब अगर हम यहाँ पे मोल्स की बात करें तो 1 मोल ऑफ आयरन आपका 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट को
इसमें कन्वर्ट कर देगा 1 मोल ऑफ आयरन सल्फेट में और 1 मोल ऑफ कॉपर आपका फ्री हो जाएगा। तो इसमें आपका ये जो सॉल्यूशन में आपका आयरन सल्फेट भी आ गया और कुछ आयरन आपका नेल से निकल के सॉल्यूशन में चला गया है। अब ये कॉपर है, सॉल्यूशन के अंदर ही है, ये कॉपर जाके आपका इस नेल के ऊपर डिपॉजिट हो सकता है। तो ये नीचे से तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा आपका कॉपर का बन गया, नीचे से आपका जो आयरन ही है, लेकिन कुछ कॉपर जो सॉल्यूशन में था वो आके इसके साथ इसके ऊपर डिपॉजिट हो सकता है। तो इसका कलर हो गया ब्राउन कलर। और यहाँ पे अब हम समझेंगे कि ये हमारा जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, उसका कलर फेड कैसे हुआ। क्योंकि अभी इसमें क्या था कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर था उसको आयरन रिप्लेस कर दे रहा है, तो अब आयरन सल्फेट ने इसके कलर को फेड कर दिया है। तो ये रिएक्शन हुई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट में जैसे हमने बताया, आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को आके बोलता है कि भैया सल्फेट के साथ मेरी बॉन्डिंग ज्यादा है, तू यहाँ से दूर भाग जा। तो इसने कॉपर को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाला, खुद सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बनाई। तो यहाँ पे ये बोलता है सल्फेट मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैं इसके साथ बॉन्डिंग बनाऊंगा। तो इसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये हो गई एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप कि अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉन्सेप्ट इज क्लियर हियर। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, या आपका जिंक सल्फेट देगा प्लस कॉपर। अगेन जो लेड है दैट रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड एक्वियस सॉल्यूशन, तो आपका लेड क्लोराइड बनेगा प्लस कॉपर सॉलिड जो है आपका रिलीज होगा। अब ये देखिए, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे लेड आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ऐसा क्यों? इट मीन्स ये है कि ये आयरन, जिंक और लेड ये आपके कॉपर के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव है। कोई आपको पुश करके तभी गिरा पाएगा ना जो वो आपसे ज्यादा एक्टिव होगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स आपके ज्यादा रिएक्टिव हैं कंपेयर्ड टू कॉपर। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो हो तो रहा है डिस्प्लेसमेंट ही, लेकिन दो रिएक्टेंट है, पहले वाला रिएक्टेंट दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर दे रहा है और दूसरे वाला रिएक्टेंट पहले वाले को डिस्प्लेस कर दे रहा है। अगर हम सिंपली बात करें तो कोई ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो है आयंस को आपस में एक्सचेंज करें, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए समझते हैं। एक्टिविटी 1.10 से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है जिसके अंदर 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है। ये दूसरी टेस्ट ट्यूब ली है जिसके अंदर 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। दोनों को मिक्स किया। ये देखिए, जब दोनों को मिक्स करेंगे, ये था हमारा सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और ये था हमारा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा? यहाँ पे सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस करेगा। सोडियम बोलता है कि नहीं, क्लोराइड आयन के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। बेरियम को बोलता है कि दूर जाओ यहाँ से। तो बेरियम क्या बोलता है, ठीक है तुम पकड़ो क्लोराइड आयन को अपने पास में, मुझे सल्फेट आयन के साथ रहना अच्छा लगता है। तो बेरियम आयन सल्फेट आयन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया बेरियम सल्फेट। और सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। और इस रिएक्शन में जो हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो ये बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बने। तो कोई भी ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आई होप कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर क्लियर हियर। सॉरी। अब यहाँ पे आप एक्टिविटी 1.2 को रिकॉल कर सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा था कि अगर एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा। ये देखिए, लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है। ये फिर से जो लेड है वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके लेड आयोडाइड बनाएगा, और जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। यहाँ पे जो लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट होंगे जो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट अगर हम हीट करेंगे तो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 से हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये देखिए, ये एक चाइना डिश है जिसमें हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया है। जो कॉपर पाउडर है ये हमारा ब्राउन कलर का है। हमने बिल्कुल ये एटमॉस्फेयर में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। हमने इसको हीट किया। हीट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये जो कॉपर था कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो जो हमारा चाइना डिश में हमने कॉपर रखा था, हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ गई। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि जो कॉपर था इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कॉपर ऑक्साइड बना लिया, और कॉपर ऑक्साइड हमारा ब्लैक कलर का है, तो वो हमें दिखेगा कि जो हमारा कॉपर था उसके सरफेस पे ब्लैक कोटिंग आ गई है। किसकी आई ब्लैक कोटिंग? कॉपर ऑक्साइड की आई। अब ये देखिए एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना यही देखते हैं। पहले तो चलिए, अब यहाँ पे जो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हमारा कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। अब सेकंड इसने क्या किया, फ्लेम आपका ऑन है, मतलब आपका कॉपर ऑक्साइड हीटेड है, इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करवा दी। अब ये रिएक्शन 1.29 को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही हाइड्रोजन गैस पास करवाया ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड, आपका ब्लैक कलर है, जो ब्लैक कोटिंग थी वो गायब हो गई, एंड जो आपका ये जो कॉपर ऑक्साइड है दैट इज रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू कॉपर। कॉपर आपका फिर से ब्राउन है। तो ये देखिए जो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस इट टर्न्स डाउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड था, उसके ऊपर से हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके वाटर बना रहा है, और कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीजन को लूज किया, कॉपर रिड्यूस होकर किस में चला गया? सॉरी, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर किस में चला गया? कॉपर में। तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई? इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का, जिसने ऑक्सीजन को लूज किया। तो एक ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1.30 को समझा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होकर H2O बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होकर कॉपर बन रहा है। कुछ अदर एग्जांपल्स रेडॉक्स रिएक्शंस के हम यहाँ पे देख सकते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 1.32 देखेंगे, MnO2 plus 4HCl it gives us MnCl2 plus 2H2O plus क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे देखिए MnO2, यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन लूज करेगा, तो MnO2 और यहाँ पे क्लोरीन के साथ कंबाइन करके आपका MnCl2 बनाएगा। तो MnO2 क्या कर रहा है? आपका लूज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन HCl में जो आपका हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन को गेन करेगा, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ से लेकर वाटर बनाएगा, तो ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है। तो यहाँ पे इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप कि यहाँ पे अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है एक रिएक्शंस में, तो हम बोलते हैं कि सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। एंड यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, हम बोलेंगे दैट सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। चलिए अब हम हमारी डे टू डे लाइफ में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन इफेक्ट हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि मान लो कोई आपका सब्सटेंस है स्पेशली मेटल से बना हुआ, और ये जो सब्सटेंस आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट मॉइस्चर या एसिड्स हैं वो जब इस सब्सटेंस के ऊपर अटैक करते हैं, मैंने बताया कि ये सब्सटेंसेस हम उनकी बात कर रहे हैं जो जनरली मेटल से बने होते हैं, तो by the attack of the moistures and acids present in the surrounding of the metal get corroded। तो हम बोलते हैं कि मेटल आपका कोरोड हो गया है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो ये था कोरोजन के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें, इसको थोड़ा समझें, तो जैसे कोई भी आयरन आर्टिकल है, अगर आप उसको बिल्कुल न्यू देखेंगे कि एकदम बस बन के आया है, तो ये बहुत शाइन करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि उसके ऊपर कुछ रेडिश ब्राउन पाउडर की कोटिंग आ गई है। सिमिलरली आप कॉपर का कोई भी नया ऑब्जेक्ट देखिए, आपको बिल्कुल शाइन करता हुआ दिखेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व ए ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अगर आप सिमिलरली आप सिल्वर का देखिए, सिल्वर में जब नया आप सिल्वर का कोई भी इवन ऑर्नामेंट वगैरह लाएंगे तो न्यू स्टेज में बहुत ही शाइनिंग रहता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। तो ये सब क्या है?
ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन से होता क्या है, कोरोजन एक्चुअली क्या है कि ये आपकी जो मेटल की क्वालिटी है उसको डिग्रेड करता है। कोरोजन से बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं, जैसे कार की बॉडीज में, ब्रिजेज हैं, आयरन की रेलिंग्स हैं, शिप्स हैं, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है मेटल्स के बने होते हैं, और स्पेशली अगर हम आयरन की बात करें तो वहां पे कोरोजन की वजह से बहुत डैमेज होता है। और एवरी ईयर an enormous amount of money is spent to replace the damaged iron। लेकिन अब इस कोरोजन को क्या किसी तरीके से ठीक कर सकते हैं, और एग्जैक्ट में कोरोजन के लिए क्या केमिकल रिएक्शंस हैं, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में कोरोजन के बारे में इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट एक जो टर्म दी है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है कि अगर आपका फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि रेंसिड हो गया है। तो उससे मान लो आपका कोई भी फूड मटेरियल है और उस फूड मटेरियल के अंदर आपका फैट या ऑयल प्रेजेंट है, तो कुछ टाइम के बाद अगर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो जो फैट और ऑयल आपके फूड मटेरियल में प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और हमने बताया कि अगर आपका फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये रैंसिड हो गया है, तो उसका जो स्मेल और टेस्ट है फूड मटेरियल का वो चेंज हो जाएगा। तो ये रैंसिड को प्रिवेंट करने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं, जनरली जो फूड जिनको पैकेट में रखा जाता है। और कई बार आपने सुना होगा कि जो आपका फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ताकि वो जल्दी से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो। इवन जो चिप्स मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं, बैग्स में जब चिप को फिल करते हैं तो उस टाइम में उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, ताकि वहां से मतलब अगर नाइट्रोजन गैस फिल करेंगे तो नाइट्रोजन का जो रिएक्शन है फैट ऑयल के साथ वो मिनिमम है, और हम यूं कह रहे हैं कि नाइट्रोजन उनको रिएक्ट नहीं करती है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा। और ऑक्सीडेशन नहीं होगा अगर आपका जो फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसमें स्मेल नहीं आएगी, उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, तो जो आपके फूड मटेरियल की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो दिस इज अबाउट रेंसिडिटी एंड कोरोजन। ये कुछ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हैं, जैसे कोरोजन में हमने देखा कि मेटल का ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी में हमने देखा कि फूड मटेरियल के अंदर फैट ऑयल जो प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।